नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जो हमारी क्लास चल रही थी 12th क्लास वाली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसमें हमने कई सारे गुणधर्म पढ़ लिए। उसकी जो अपन ने पीछे थोड़े शॉर्ट में लिखे थे ना, उनको कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया अपन ने। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अपन ने एक तो देखा था, ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, या इनके जो आयन है वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। एक ये आपके अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, फिर एक संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। आज पढ़ते हैं ये उत्प्रेरक की सक्रियता भी दिखाते हैं ना, यानी उत्प्रेरक के गुण भी दिखाते हैं, यानी उत्प्रेरक का काम भी करते हैं कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखिए, अगली जो हेडिंग है अपनी वो क्या है, उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण। देखिए, उत्प्रेरकीय गुण क्या है, सुनिए आप। तो क्या कहेंगे अपन कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो या संक्रमण तत्व हैं वो अपने निम्न ना विशेषताओं की वजह से किसका काम करते हैं, अरे उत्प्रेरक का। तो क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व अपनी निम्न विशेषताओं के कारण, निम्न विशेषताओं के कारण निम्न विशेषताओं के कारण उत्प्रेरकीय सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरकीय सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है वो, हाँ जी। देखिए, पहला तो क्या है, ये क्या दिखाते हैं भाई, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। कौन सी, ये परिवर्तनशील ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, अरे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं भी, प्रदर्शित करते हैं। तो पहला तो यही है कि ये कौन सी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, सुनिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए, जैसे एक अपन ने ले लिया ये 2I- आयोडाइड आयन, और ये क्या ले लिया, परसल्फेट H2O8-2, यानी एक आयोडाइड आयन की अभिक्रिया है किसके साथ, परसल्फेट के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3, यानी आयरन थर्ड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, अरे आयरन थर्ड की प्रेजेंस में। यानी आयरन थर्ड है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चों, उत्प्रेरक का। तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा क्या, कि एक तो I2 बनेगा, और साथ में ये जो परसल्फेट है ना, अरे ये सल्फेट में चेंज हो जाएगा। इसमें सल्फेट में, तो ये क्या है, परसल्फेट। और इसके अंदर आयरन थर्ड किसका काम कर रहा है, अरे उत्प्रेरक का काम कर रहा है अभी। किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। ठीक है ना, यानी मैं यहां लिख दूं, ये लो, ये किसका काम कर रहा है, आपके उत्प्रेरक का।
यानी इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया फास्ट होती है। अब देखिए अब आगे इसकी क्रियाविधि देखते हैं। देखो कि भाई इसकी क्रियाविधि, अब यदि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाए ना तो फिर ये उत्प्रेरक का काम नहीं करेगा। तो एक वजह तो इसकी यही है। देखो कैसे, सुनिए इसकी क्रियाविधि क्या है, सुनना आप। इसकी क्रियाविधि यानी इसकी जो मैकेनिज्म है आपकी वो क्या है, सुनिए अब। इसकी जो मैकेनिज्म है वो ये है, देखिए क्या कि सबसे पहले देखो ना भाई परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है ना, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा आपकी कि जो ये 2I माइनस है ना इसका ऑक्सीडेशन होगा। यानी ये 2I माइनस और इसका ऑक्सीडेशन हो जाए और ये क्या बना है I2 प्लस, अरे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, आयोडीन का ऑक्सीकरण तो हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिए, पर अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला चाहिए कोई ना कोई। अरे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला चाहिए कोई ना कोई, तो यहां से क्या होगा, अरे जो ये Fe+3 है ना, ये आपकी जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ये क्या करेगा, अरे ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। यानी एक Fe एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 Fe 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या होगा यहां से, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अरे 2Fe+2 में। अगर ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखा रहा होता आयरन, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, और ले नहीं पाता तो उत्प्रेरक का काम करता नहीं है। अब क्या होगा, जो आपकी ये 2Fe+2 बना है ना, अरे 2Fe+2 ये क्या करेगा, अरे इस H2O8 माइनस 2 के साथ अभिक्रिया, और ये क्या करेगा, अरे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या होगा, ये वापस 2Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये परसल्फेट था ना, अरे ये सल्फेट में कन्वर्ट हो गया अभी। और सल्फेट किसमें, अरे सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। पर सल्फेट किसमें, सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। सल्फेट में सारे ही ऑक्सीजन -2 हैं, जबकि पर सल्फेट में अरे 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। -1 से क्या हो गया, अरे -2, -1 से -2। इसका मतलब अरे इसने क्या कर दिया, इस आयोडाइड का, आयोडाइड आयन है ना, पर सल्फेट ने आयोडाइड आयन का क्या किया है, अरे ऑक्सीडेशन कर दिया। क्यों, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। क्यों, -2 से -1 से -2 में चला गया ना ऑक्सीजन, इस वजह से, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया में देखो वापस से हमको क्या है, अरे ये आयरन तो मिल गया ना, जितना आयरन था यहाँ काम आया उतना आयरन वापस मिल गया। और उत्प्रेरक की खासियत यही तो होती है कि उसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डालते हैं, अपना काम किया और बाहर निकल के चला जाता है, अपना काम किया और बाहर निकल के चला जाता है। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ कि इसने, आयरन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और लेके फिर इसको दे दिए, यानी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का काम कर रहा है, एक से ले रहा है दूसरे को दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तो क्या कर रहा है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है। हाँ, दूसरी इसकी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, अरे दूसरी विशेषता है इसकी क्या, ये कि एक इनके पास क्या होते हैं, अरे N-1D रिक्त कक्षक होते हैं इनके पास। कौन से, N-1D रिक्त कक्षक होते हैं इनके पास। तो क्या कह सकते हैं अपन, एक क्या होते हैं इनके पास, N-1D, अरे रिक्त कक्षक। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन कि इनके पास N-1D रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं
इनके पास क्या होते हैं, n-1d रिक्त कक्षक। अब रिक्त कक्षक है तो ये क्या कर सकते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, भाई खाली जगह होगी तभी तो लेगा। तो उसका उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, रिक्त कक्षकों का उपयोग ये अरे इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए। तो इनके पास n-1d रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं जिनका उपयोग क्रियाकारी पदार्थ, कौन, अरे क्रियाकारी पदार्थ जिनका उपयोग क्रियाकारी पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए कर सकता है, जिनका उपयोग क्रियाकारी पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए अरे कर सकता है भैया ना। तीसरा देखो, तीसरी क्या विशेषता है, तीसरी विशेषता देखिए आप, ये तीसरी विशेषता क्या है, जिसकी वजह से ये किसका काम कर रहे हैं भाई, अरे उत्प्रेरक का। तो तीसरी विशेषता है कि संक्रमण धातुएं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है ना, इसलिए गैसीय अभिकारकों के लिए अपनी सतह क्या करवाती हैं, उपलब्ध, क्रिया करने के लिए है ना। तो क्या कहेंगे, यानी संक्रमण धातुएं, ये धातुएं तो ठोस अवस्था में मिलेगी, तो संक्रमण धातुएं ठोस होती हैं, कैसी होती हैं, ये ठोस होती हैं, जो कि गैसीय, जो कि गैसीय अभिकारकों को अपनी सतह उपलब्ध कराती, अपनी सतह उपलब्ध कराते हैं। संक्रमण धातुओं की, संक्रमण धातुओं की ठोस अवस्था, कौन सी अवस्था, अरे ठोस अवस्था, इन्हें उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए, उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए उत्तरदायी बनाती है, उत्तरदायी बनाती है, उत्तरदायी बनाती, ठीक है ना। ये लो, तो ये हो गया आपके क्या,
उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए उत्तरदायी बनाती है। अगला देखिए, अगला गुण क्या है? अगला गुण है आपके क्या? अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करना। किसका? अंतराकाशीय यौगिकों का अरे निर्माण करना। ठीक है ना? तो अगली जो हेडिंग है अपनी वो है अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। किसका भाई? अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। देखिए, अंतराकाशीय यौगिक किसको कहते हैं? सुनिए अब। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। ठीक है, अंतराकाशीय यौगिकों का मतलब क्या है? फिर धातु है, धातु क्या करेगी? अपना क्रिस्टल जालक बनाएगी। अब जब धातु अपना क्रिस्टल जालक बनाएगी तो उस समय क्या होगा? क्रिस्टल जालक के अंदर छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाएंगे, यानी छोटे छोटे स्पेस रह जाएंगे, उनको अंतराकाश बोलते हैं। अब उनमें छोटे आकार के परमाणु आके क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं भैया। अरे छोटे आकार के परमाणु आकर क्या हो जाते हैं? फिट, यानी संपासित हो जाते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। अब ये जो यौगिक बनेगा इसका नाम क्या है? अंतराकाशीय यौगिक। तो क्या कहेंगे? कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे रिक्त स्थल रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। इसमें छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह है, वो आकर संपासित हो जाते हैं और अरस समीकरण वित्तीय क्या बनाते हैं? यौगिक। यानी रस समीकरण वित्तीय के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, ऐसे कि दो एटम इसके, तीन इसके, या A2B सूत्र, AB2 3 ऐसे इस तरीके का सूत्र नहीं होता। यहाँ जैसे TiH तो Ti1H 0.56 इस तरीके से। ठीक है ना? यानी वो फुल इंटीजर वैल्यू नहीं होती। तो एरस समीकरण वित्तीय यौगिकों का निर्माण करते हैं और ये एरस समीकरण वित्तीय यौगिक ही क्या कहलाते हैं? आपके अरे अंतराकाशीय यौगिक। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? इस संक्रमण धातुओं की संक्रमण धातुओं की क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में छोटे 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 रिक्त स्थल छोटे छोटे रिक्त स्थल रह जाते हैं। छोटे छोटे रिक्त स्थल रह जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं भाई? जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। इनमें छोटे आकार के परमाणु छोटे आकार के परमाणु इनमें छोटे आकार के परमाणु छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन व नाइट्रोजन आदि संपासित होकर संपासित होकर आदि संपासित होकर अरस समीकरण मितीय अरस समीकरण मितीय यौगिकों का
रस समीकरण मितीय यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक। अब देखो अंतराकाशी यौगिकों के जो गुण है ना, वो क्या है, सुनिए अब। यानी इनके जो गुण हैं वो क्या है, सुनिए आप। देखिए अंतराकाशी यौगिकों के गुण क्या हैं। जी, एक गुण तो ये है इसका, क्या, कि ये ना तो देखो आयनिक होते हैं और ना ही ये सहसंयोजी होते हैं। यानी ना तो ये आयनिक होते हैं, ना ही सहसंयोजी होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये न तो आयनिक, ये न तो आयनिक और ना ही सहसंयोजी होते हैं। ना तो ये आयनिक होते हैं, ना ही ये सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी होते हैं, ना तो ये आयनिक हैं और ना ही ये सहसंयोजी हैं। एक गुण तो इनका यही हो गया। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है, ये ना तो आयनिक होते हैं, ना ही सहसंयोजी होते हैं। दूसरा देखिए, ये जो है ना, इनकी कठोरता है ना बहुत ज्यादा होती है भैया ना, ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं। ये अत्यंत क्या होते हैं भाई, कठोर होते हैं। यानी इनकी जो कठोरता है वो धात्विक जो आपके ना, मतलब क्रिस्टल होते हैं उनसे भी ज्यादा होती है ना। धातु के जो क्रिस्टल है उनसे भी ज्यादा। तो क्या कहेंगे, अत्यंत कठोर होते हैं। इनकी कठोरता, इनकी जो कठोरता है वो धात्विक क्रिस्टलों से उच्च होती है। धात्विक क्रिस्टलों से कैसी होती है भाई, उच्च, उच्च होती है। अरे धात्विक क्रिस्टलों से कैसी होती है भाई, उच्च। ठीक है ना। अगला देखिए, इनकी जो धात्विक चालकता है वो सुरक्षित रहती है भैया। धात्विक चालकता सुरक्षित का मतलब, अरे जैसे उसमें चालकता और विद्युत चालकता ना, वो प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसी धातुओं की होती है वैसी इनकी होती है। तो क्या कहेंगे, इनकी धात्विक चालकता, इनकी धात्विक चालकता कैसी रहती है भाई, सुरक्षित रहती है। इनकी धात्विक चालकता कैसी रहती है भाई, अरे सुरक्षित रहती है। ये लो। और एक ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं भाई, अरे निष्क्रिय होते हैं। यानी ये रासायनिक रूप से, ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं भाई, निष्क्रिय।
यानी केमिकल्स का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय अरे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों ये? रासायनिक रूप से निष्क्रिय। कैसे होते हैं? अरे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं ना। इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है, इनकी गलनांक और क्वथनांक के मान भी उच्च होते हैं। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? चार ही गुणधर्म दे रखे हैं। एक इनके गलनांक जो है ना भाई, ये उच्च होते हैं ना। इनके गलनांक व इनके गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं भाई? अरे इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं ना। कैसे होते हैं भाई? उच्च होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है ना, मैं यहां लिख देता हूं, देखो इनके एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं। देखिए दो चार एग्जाम्पल लिख देते हैं इनके। इनके जो एग्जाम्पल है ना, वो क्या है सुनिए आप। आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वही लिख देते हैं। टीआईसी टाइटेनियम, और उसमें कार्बन, टाइटेनियम का कार्बाइड हो गया ये Fe3H, Fe3H, Mn4n, Mn4 और आगे N, यानी मैग्नीज का नाइट्राइड हो गया ये। और एक दे रखा VH, VH यानी वेनेडियम, और साथ में क्या है ये हाइड्रोजन। और एक क्या है TiH, ये लो। देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, अरे वो कितना है 0.56, और यहां हाइड्रोजन कितना है अरे 1.7। यानी इसमें तो टाइटेनियम और हाइड्रोजन का रेशियो है वो 1.7 था ना, 1:1.7, ये 1:0.56। ठीक है ना। तो ये आपके अंतरकाशीय यौगिक हो गए। और अंतरकाशीय यौगिक आपके अरे इंपॉर्टेंट है, अंतरकाशीय यौगिक आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है अंतरकाशीय यौगिक। ठीक है ना। अंतरकाशीय यौगिक ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है ना। ये लो। हाँ जी। अगला देखिए, मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति। कौन सा? मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति। ये लो। मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति।
यानी मिश्र धातु मिश्र धातु निर्माण की मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति देखिए मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति क्या है, सुनिए आप। देखिए मिश्र धातु निर्माण की प्रवृत्ति क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अरे मिश्र धातु कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मिश्र धातु। भाई दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स कर दो, नाम क्या है? मिश्र धातु। और इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, पूछा जा चुका है पहले। पीतल, कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाता है? पीतल। और कॉपर के साथ में टिन मिला दो आप तो वो क्या बनाएगा? कांसा। कॉपर जिंक दोनों ही डी ब्लॉक के हैं, इधर कॉपर डी ब्लॉक का, पर टिन किसका है? एस ब्लॉक का। तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक, भाई कम से कम दो तो हो, या फिर दो से अधिक। दो या दो से, दो या दो से अधिक धातुओं का, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। मिश्र धातु क्या है? एक विलयनित है। आप अगर आपको याद हो तो अपन ने सॉल्यूशन वाला पहला ही चैप्टर था ना, उसमें 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, ठोस ठोस, उसमें मिश्र धातु लिखे थे अपन ने। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? अरे मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहें अपन, कॉपर और जिंक दोनों धातुओं को यदि मिक्स किया जाए तो इससे क्या बनता है? अरे इससे बनता है बच्चों पीतल। क्या बनता है? पीतल। ऐसे यदि कॉपर के साथ आप क्या कर दो? अरे टिन को मिला दो तो इससे बनेगा आपके कांसा। क्या बनेगा? कांसा। अब सुनिए अब, हाँ जी, देखिए क्या है कि जो संक्रमण धातु होते हैं ना उनमें मिश्र धातु निर्माण की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है भैया। यानी जो संक्रमण धातु है, यानी डी ब्लॉक की धातु है, वो मिश्र धातु का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है संक्रमण धातुओं का आकार लगभग कैसा होता है? समान। क्यों बाएं से दाएं जा रहे हैं, आकार बहुत कम चेंज हो रहा था। 4 और 5 वाले थे उनमें भी आकार समान था। तो संक्रमण धातुओं का आकार लगभग कैसा होता है? अरे समान होता है, लगभग 15% तक का अंतर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका आकार लगभग समान है। मान लो जैसे कॉपर कॉपर के क्रिस्टल बन रहे हैं, भाई कॉपर कॉपर मिलके है ना, कॉपर का क्रिस्टल बना रहा है। अब उसमें मान लो आपने क्या कर दिया, बीच बीच में जिंक मिला दिया, तो कॉपर जिंक का साइज लगभग कैसा है? समान। इस वजह से क्या होगा? कुछ कॉपर के परमाणु को जिंक के परमाणु वहां से प्रतिस्थापित कर देंगे और खुद फिट हो जाएंगे। अरे ऐसे समझ लो इसको। मान लो कोई है ना, अरे आप कहीं है ना बस में यात्रा कर रहे हैं, अब 3 आदमियों की सीट है मान लो, अब तीनों ठीक ठाक साइज के बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों ठीक ठाक साइज के, मान लो एक को हटाया बीच में से और ऐसी साइज का, लगभग ऐसी साइज का लाके बैठा दिया, तो उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, पहले बैठे थे ऐसे आराम से बैठे रहेंगे। पर मान लो अरे आपने क्या कर दिया कि एक है ना ठीक ठाक साइज वाले को हटाया, एक भारी भरकम वाली साइज वाले को लाके बैठा दिया, दोनों बेचारे दब जाएंगे ना, क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगा। तो समान आकार वाला समान आकार वाले को प्रतिस्थापित कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हैवी वाला लाओगे तो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, इस वजह से अरे मतलब एक धातु के क्रिस्टल जालक में से, मतलब एक धातु के क्रिस्टल जालक में से उस धातु को दूसरे धातुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे कॉपर कॉपर का क्रिस्टल है, जिंक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया ना अपन ने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन?
देखिए क्या लिखेंगे, सुनिए आप। देखिए संक्रमण धातुओं में क्या लिखेंगे अपन कि संक्रमण धातुओं में संक्रमण धातुओं में मिश्र धातु निर्माण की क्या पाई जाती है, उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः इनकी क्रिस्टल जालक में से अतः इनके क्रिस्टल जालक में से अतः इनके क्रिस्टल जालक में से एक धातु परमाणु का प्रतिस्थापन एक धातु परमाणु का प्रतिस्थापन दूसरे धातु परमाणु से आसानी से किया जा सकता है। परमाणु से आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। आसानी से किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इनका आकार लगभग समान होता है। इनका आकार लगभग कैसा होता है भाई? अरे समान होता है। कैसा होता है? समान होता है ना, क्योंकि इनका आकार लगभग कैसा होता है भाई? समान। इस वजह से इनके क्रिस्टल जालक में से एक धातु परमाणु का प्रतिस्थापन दूसरे धातु परमाणु से आसानी से कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये मिश्र धातु निर्माण की उच्च प्रवृत्ति रखते हैं भैया। अरे मिश्र धातु निर्माण की क्या रखते हैं बच्चों? उच्च प्रवृत्ति। देखिए ये मिश्र धातु निर्माण की उच्च प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने पास दो कंपाउंड बच रहे हैं, एक तो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक KMnO4। तो कल पोटेशियम डाइक्रोमेट को पढ़ेंगे, फिर KMnO4 को पढ़ेंगे। पहले इनको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके गुणधर्म वगैरह देखेंगे, इनकी संरचना वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। अब आप शेयर नहीं कर रहे हैं भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास।